नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसे आने वाला हो। आप सबको पता है 1 तारीख को पेपर है और उससे पहले हमने सारा सिलेबस तो ऑलरेडी कर ही लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब बात आती है सैंपल पेपर करने की, तो सैंपल पेपर में जल्दी से देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटे का, जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता ही है। अधिकतम जो मार्क्स होगा वो होगा 80 नंबर का, और जो सामान्य निर्देश है उसको आप ऑलरेडी पढ़ ही लोगे, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन का, तो पहले जो होता था, मतलब जिस टाइम पे हम पढ़ते थे 2014-15 की बात है, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे 1 नंबर के 2 नंबर के, एमसीक्यू बेस तो होता ही नहीं था। बट इस बार क्या हुआ, पिछले साल एमसीक्यू बेस हो गया और इस बार हुआ केस बेस के ऊपर, यानी कि आपको एक केस दे दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। बट यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ये मत सोच लेना आप कि जो उस केस में लिखा है उसी में से आंसर आपको लिखना है, अपने आप से भी आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। जैसा कि आप सबको पता है, विकास स्टडी पॉइंट बेसिकली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया था, जहां पे उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो, इकोनॉमिक्स हर एक चीज की वीडियो प्रोवाइड की जा रही थी। बट बीच में मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया, अभी भी इस टाइम पे भी थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी जुकाम सर्दी, ये तो आपको पता ही है, ऐसा हो, मौसम ही ऐसा चल रहा है, इस वजह से वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रही है। बट यहाँ पे मैं आपको कहने वाला हूं कि अब जल्दी से मुझे फिट होना है, और फिट तभी होंगे जब आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर आएगा। मैं नेक्स्ट की मतलब टर्म 2 की तैयारी करवाने के लिए, अभी तो टर्म 1 चल रहा है, आप सब बेहतरीन तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन टर्म 2 जो कि पूरे सिलेबस का होने वाला है, उसमें आप सबको चाहता हूं कि आप मेरे साथ स्टडी करें। मैं YouTube पे भी लाइव आने वाला हूं, साथ ही साथ मेरा विकास स्टडी पॉइंट का ऐप है, वहां पे भी मैं लाइव आके पढ़ाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा उस पे जुड़े, और जुड़ कैसे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा है 7011912793, मैसेज कीजिए। जैसे इस बार 12th वाले बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं, ऐसे आप भी हमारे साथ जुड़िए, और मैं चाहता हूं आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं 90 अबव आए, और आते ही है जैसे पिछले साल बच्चों के आए हैं। ठीक है, अब करते हैं हम अपना स्टार्ट। हाँ, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब मर्जी आप लोग की है, बट आप मेरे साथ जुड़ के जरूर रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वही चीज आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, लिखा है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। यानी कि आप न्यायालय कब जाओगे, जब आपका कुछ पर्सनल नुकसान हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या फिर किसी विवाद में फंस जाने पर व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया, और 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक इसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया, जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया था। मतलब एक ऐसा केस आया, आपने देखा होगा, जब मुझे अगर कोई दिक्कत है तो मैं न्यायालय खुद जाऊंगा, लेकिन एक अदालत के पास ऐसा केस आया जिसमें जिसके साथ वो घटना घटी थी वो नहीं गया, बल्कि दूसरे ने उसके लिए कुछ याचिका दायर की थी न्यायालय में। जब ऐसा केस आता है न्यायालय के पास, तो न्यायालय ने इसी केस को जनहित याचिका का नाम दिया है, जो कि इस पैसेज में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो ये लिखा है कि जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया है। अब ये आपका केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन दे दिया, बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस चीज को देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है, यानी कि कौन से व्यक्ति को अधिकार है जो अदालत जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो इस वजह से मैंने ऑलरेडी इसके मार्क्स मतलब वो लगा रखे हैं, आंसर लगा रखे हैं। ठीक है, तो हालांकि समझाना मेरा कर्तव्य है। देखिए पहला है कि पुरुष वर्ग को, जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे कोई भी युवा हो, तीनों जा सकते हैं न्यायालय। तो केवल पुरुषों को जाने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं का है? बिल्कुल नहीं। युवाओं का है? बिल्कुल नहीं। यानी कि तीनों ही जा सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा
डी, यानी कि सभी नागरिकों को जाने का अधिकार होता है। आगे समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है ये PIL की सही विस्तृत रूपरेखा बताइए, यानी कि मतलब PIL का फुल फॉर्म बताइए। तो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट, पहला जो दे रखा है लिखा है कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, दूसरा लिखा पब्लिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लिखा है कि कानून की समान प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है? केवल पुरुषों को, महिलाओं को, युवाओं को, या फिर सभी भारतीय नागरिकों को? तो जाहिर सी बात है सभी भारतीय नागरिकों का अधिकार है वो जाके न्यायालय में कोर्ट, मतलब कोई भी अगर दिक्कत है तो उस चीज के लिए वो कोई भी केस दायर कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अगला समझते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि PIL का विस्तृत रूप बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपके इस केस बेस में ऐसा कुछ लिखा है PIL के बारे में नहीं, तो इस वजह से आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला समझते हैं PIL की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? अब अगर इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें लिखा है 1979 में बदलाव हुआ था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है 1970 से लेकर 1980 के बीच में माना जाता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों तो हम लगा नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी ही लगाना। ठीक है, अगर यहाँ पे 80 लिखा होता तो 80 पे मैं सेलेक्ट करता, ठीक है, अदरवाइज नहीं है, आपके पैसेज में दिया हुआ है तो इस वजह से 1979 लगाया। ठीक है, आगे समझते हैं। SAL का सही विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए SAL का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो सोशल एक्शन लिटिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप एक एक नंबर के MCQ हैं, ऐसे आप 4 नंबर ले सकते हैं। आगे समझते हैं। ये आपका पैसेज है जिसमें दक्षिण अफ्रीका की बात हुई है। ठीक है, जिसमें संविधान लागू कब हुआ था? 1996 में लागू हुआ था। इसे तब बनाया गया था और लागू किया गया था जब रंग भेद वाली सरकार के हटाने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे में जूझ रही थी। मतलब क्या है, रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया गया था। आप सबको पता है नेल्सन मंडेला ने इस चीज को चलाया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक की आधारशिला है, यानी कि प्रजातांत्रिक बेस की आधारशिला है, यानी कि संविधान जो बनाया गया था वो प्रजातंत्र के लिए बनाया गया था। यह नस्ल, लिंग, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। संवैधानिक अधिकारों को एक ऐसे विशेष संवैधानिक न्यायालय में लागू किया गया है। कहाँ लागू किया गया है? संवैधानिक न्यायालय में लागू किया गया है। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। पहला लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका संविधान कब लागू हुआ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में अगर बात करें संविधान कब लागू हुआ तो 1996 में लागू हुआ, आप लिख सकते हो पहला। दूसरा लिखा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान का मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो कौन सा आधार है? प्रजातंत्र का आधार है, जो कि इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये देखिए प्रजातंत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। अगला लिखा हुआ है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है अफ्रीका की, किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो अफ्रीका के नागरिकों की, भारत के नागरिकों की, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों की या दक्षिण कोरिया के नागरिकों की। तो हालांकि इसमें हर जगह के नागरिकों के लिए अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया है? तो कौन सा न्यायालय बनाया गया है? संवैधानिक न्यायालय बनाया गया है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं।
अगला लिखा है फिर केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा रूप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ लेते हैं कैसे। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदगी परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। यानी कि टोटली अगर कहा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति को ये पता लगे कि पहले जो हमने निर्णय लिया वो कैसा था और आने वाले टाइम में जो हम निर्णय लेंगे वो कैसा रहेगा, उन दोनों को मैच टू मैच कर पाए और जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उस चीज को दूर किया जा सके। इन्हीं सब चीज के ऊपर राजनीतिक सिद्धांत होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत तो किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। तो देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत अगर उद्देश्यों की मैं बात करूं तो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने पर ज्यादा जोर देता है। यानी कि बात किया जाए तो राजनीतिक जो सिद्धांत होता है बेसिकली यानी कि बात किया जाए उद्देश्यों में, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो हमारे सोचने की शक्ति को डेवलप करता है कि आप कैसे किसी चीज को सोचते हो। जैसे आप समझते हो कि जो राजनीति में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो किसी भी चीज को ना बहुत ही तर्क संगत ढंग से सोचते हैं। आप कहोगे सर ये तर्क संगत का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत ही डीपली सोचना, तर्क वितर्क, यानी कि इसके अगेंस्ट में भी सोचना, इसके पॉजिटिव में भी सोचना, उसे कहते हैं तर्क संगत ढंग से सोचना। तो राजनीतिक सिद्धांत का अगर मैं उद्देश्य से बात करूं तो ये व्यक्तियों के सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उनमें और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करवाता है सारे व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा हाँ, अब क्या मैं ऐसे समझा के छोड़ दूंगा? नहीं, इसको मैं लिखवाऊंगा भी। अगर जिस भी बच्चे को इसका आंसर चाहिए वो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011912793। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लैश भी हो रहा होगा, आप जाके वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और जुड़िए हमारे साथ। मैं तो सिंपल सी ये बात कर रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे 11th 12th या जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक। ठीक है, आगे समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्य इसके कौन कौन से हैं? तो यही है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन जैसे मूल्यों के बारे में राजनीतिक सिद्धांत बताता है। तो जाहिर सी बात आप इजीली है कर ही लोगे। आगे समझते हैं, ये संविधान के ऊपर केस बेस्ड स्टडी दिया है। ठीक है, केस स्टडी में क्या बताया गया कि संविधान और कानून में क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है संविधान में क्या लिखा गया है, कानून ही तो लिखा गया है। और संविधान में चेंजेस करना हो या फिर कोई भी चीज करना हो, या संविधान में जितनी बातें लिखी गई है एज ए कानूनी तो है, तो आपस में संबंध तो बहुत है। ठीक है ना, और क्योंकि आपको पता है संविधान में लिखी गई चीजें कानून के माध्यम से लागू की जाती है, तो संबंध की बात करूं तो संबंध काफी है जो कि आप इस पैसेज के माध्यम से हेल्प लेके लिख सकते हैं। आगे, नागरिकों की राजनीतिक पहचान से क्या अभिप्राय है? तो राजनीतिक पहचान की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी देश में जब आपको उस देश का अधिकार प्राप्त हो जाता है, नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी कार्य कर सकते हो, उस देश के लिए राजनीति में भाग ले सकते हो। तो राजनीतिक पहचान क्या होती है? हमारे वोटर आईडी कार्ड ही होती है, जिसके थ्रू हम वोट दे सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, तो ये सारा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-3 नंबर का है, आई होप सो कर लोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्टून है किस चीज के ऊपर है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये हमारे देश के नेता है और साइड साइड में ये सारे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप्स की डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली ये तब की बात है जब नए नए राज्यों को लेकर जो नेता थे वो कह रहे थे कि नए नए राज्य बनाइए, नए नए राज्य बनाइए, तो उस चीज के ऊपर है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लिखा है कि नवीन राज्यों का गठन किन आधारों पर किया जा सकता है। तो नए नए राज्यों का जो गठन किया था, पहले किया गया था, वो भाषा के आधार पर किया गया था कि जिस भी जगह की लैंग्वेज कुछ दूसरी, जैसे तमिलों की दूसरी थी, आंध्र प्रदेश में जो रहने वाले थे, स्टार्टिंग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो 29 राज्य हुआ, फिर 28 राज्य हो गया है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं, भाषा के आधार पर बनाई गई थी पहले। ठीक है, इसके अलावा
नए राज्यों का गठन किस प्रकार से देश के लिए लाभप्रद हो सकता है, लाभदायक कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कि अगर नए नए राज्य अगर बनते हैं, अलग होने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कई लोगों को ये लगता है कि नए नए राज्य बनेंगे तो देश का खंडन हो रहा है, नहीं। अगर आप इसको इस लैंग्वेज में मत ले जाओ, खंडन वाली बातों में अगर मत ले जाओ, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि अगर राज्यों में अगर आप डिवाइड कर दियो तो राज्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी समझता है और राज्य अपने नागरिकों को डेवलपमेंट करने में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होती है वो सब चीज कर लेता है। इससे केंद्र सरकार का जो ध्यान है या जो बर्डन है, जो काम है, वो भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में केजरीवाल जी अपने हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो भी चीज है वो चला रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो देश है जो हमारी केंद्र सरकार है तो इससे जो हमारा सपोज जो देश है, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही है कि मान लीजिए कि तो इससे फायदा यही है कि केजरीवाल जी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो जो केंद्र सरकार है उसको उनको उतना सोचने की जरूरत नहीं है किसी राज्यों के लिए, क्योंकि राज्य अपना कर्तव्य बखूबी निभा लेते हैं। तो ये लाभदायक ही है, काम वगैरह बंट जाता है, तो उतना ज्यादा बर्डन होता नहीं है। तो ये सारी चीजें आप करके लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत कितनी प्रकार की याचिकाओं का जिक्र किया गया है? तो आप समझते ही हो कि इसमें 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के रिट। और उस रिट के माध्यम से संवैधानिक उपचार, जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में जाते हो, तो न्यायालय 5 टाइप्स के रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रेक्षण रिट, ठीक है, निषेध आदेश और हो गया अधिकार परीक्षा। इस तरीके से रिट जारी करती है जिसकी वजह से आपके मौलिक अधिकार को दोबारा से लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा समझते हैं कि किस गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ है? तो ये अगर बेसिकली बात करें तो इन सभी में तो हुआ ही है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं घरेलू जीवन में, यानी कि एक घर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रोजमर्रा की लाइफ में जो राजनीति है वो प्रवेश नहीं करती। हालांकि ये महात्मा गांधी ने कहा है कि राजनीति वो चीज है जो हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, जिससे पार पाना मुश्किल होता है, या फिर आप पार पा ही नहीं सकते हो, मतलब छुटकारा नहीं मिल सकता उससे। बट अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर चीज की बात करूं तो इसमें घरेलू जीवन हो सकता है, क्योंकि घर की लाइफ में राजनीति का क्या यूज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन तो हो सकता है, ठीक है। आगे समझते हैं। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? तो 104 हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांव के स्थानीय शासन से निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संबंधित है? तो गांव से 73वां और शहरों से बात करूं तो 74वां है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं 10वें की, तो परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कीजिएगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और काफी हद तक के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, पहले ही बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। काफी हद तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। वोट देने का आयु 21 से कम करके 18 वर्ष तक कब की गई? तो कब की गई? तो 1989 में इस चीज को कम किया गया था। इसके अलावा राजनीति क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए राजनीति क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है राजनीति शासन करने की एक कला है। बिल्कुल सही बात है, एक कला है जिसकी वजह से आप अपने साम्राज्य को, अपने समाज को, अपने देश को आप चलाते हो, एक प्रकार का कला है, ठीक है। इसलिए राजनीति को आर्ट और साइंस दोनों कहा गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। हालांकि बाकी और भी ऑप्शन है, बट सबसे ज्यादा जो सटीक जो लगा वो पहला वाला ही है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन की बात करते 13वें की, तो लिखा है कि लोकतांत्रिक चुनाव में जनता क्या देती है? तो जाहिर सी बात है वोट ही देगी, और क्या देगी। भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है कैसा? त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तर के है, ठीक है, त्रिस्तरीय है। इसके अलावा अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी कि कई सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सही गलत वाले क्वेश्चन है। तो पहला लिखा है कि भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना तो की गई है। 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1978 इसमें लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये होगा 1976 में। और 42वां संशोधन जो किया गया था
44वां जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1978 में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला, स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की महानगरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण जो जनप्रतिनिधियों की संख्या है इनमें वृद्धि हुई है, इस वजह से पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज है। आगे समझते हैं। अगला लिखा है ग्राम पंचायत से क्या समझते हो। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी बार आप लोग पढ़े हो, 8वां चैप्टर मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, तो उसमें आप खुद समझ सकते हो। ग्राम मतलब होता है गांव, पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत एक ऐसा बुजुर्गों का जमावड़ा होता है जिसमें एक मुखिया होता है जिसको मुकद्दम या मंडल कहते हैं, जो कि गांव के लिए पूरा फैसला लेता है। पंचायत में 5 लोग तो मेन होते हैं, बाकी और भी बुजुर्ग लोग होते हैं। कोई फैसला इन्हीं लोगों के द्वारा लिया जाता है जो कि एक गांव के लिए जरूरी होता है। ये सारा चीज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सूची के कोई 2 विषय बताइए। तो जाहिर सी बात है बैंकिंग लिख सकते हो, आर्मी लिख सकते हो, सुरक्षा लिख सकते हो, मुद्रा लिख सकते हो, ये सारे इसके विषय हो जाएंगे। इतनी इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के लेवल को दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संघवाद को किस नाम से जाना जाता है। भारतीय संघवाद को जाहिर सी बात है अगर आपके बुक में जो लिखा हुआ है यूनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत जो बना हुआ है वो एज संघों से मिलकर हमारा देश बना है, यानी कि राज्यों के संघों के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हो। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें गांव के लोग सरकारी योजनाओं से जुड़ के अपने क्षेत्र को डेवलप करते हैं। ठीक है, नए नए प्रकार की चीजें लाते हैं गांव से रिलेटेड, गांव को डेवलपमेंट करने से रिलेटेड, जैसे नहरों का निर्माण हो गया, स्वच्छता से रिलेटेड लाते हैं। ठीक है, और नए नए प्रकार के नीति लागू करते हैं जिसकी वजह से गांव का भी हो विकास हो पाए और गांव ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके अन्य शहरों से, जिसका उसका विकास हो पाए। बाकी इन सभी का आंसर जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप वहां से देख सकते हो। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप उस पैसेज से भी लिख सकते हो जो हम ऊपर पढ़े हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में हम किन बातों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन जैसे मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सारा चीज भी आप इसमें लिख सकते हो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तब। आगे, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना क्या है। 3 स्तर की बनावट है। जाहिर सी बात है स्थानीय शासन में अगर आप देखें तो एक कहते हैं जिला पंचायत, प्रखंड पंचायत और एक ग्राम पंचायत। तो तीनों है। ठीक है, जिला पंचायत ऊपर आता है, प्रखंड पंचायत बीच में आता है और ग्राम पंचायत नीचे आता है। तो इस तरीके से करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको अगर चाहिए तो आप ले लीजिएगा मुझे व्हाट्सएप से। आगे समझते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे कोई 4 उपाय बताइए। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसकी वजह से एक तो सबसे पहली बात न्यायालयों के अधिकार, जो न्यायाधीश होते हैं उनको सैलरी ना तो कार्यपालिका देती है ना तो संसद देती है, उसके लिए एक अलग से सैलरी देने के लिए बनाया गया है। उनको कोई भी इनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसके अलावा ना कोई जोर दबाव दिया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए उनको सेफ्टी दी जाती है, भारतीय सरकार के द्वारा उनको सेफ्टी दी जाती है कि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो कोई भी रोक टोक या फिर किसी दूसरे का जोर दबाव ना हो। तो इन सभी चीजों का प्रावधान किया गया। देखो बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा एक सदनीय और द्विसदनीय विधायिका में क्या अंतर होता है। तो एक सदन और द्विसदनीय विधायिका में क्या अंतर होता है, याद करो मैंने बताया था कि जहाँ पे एक सदन होता है जैसे विधान परिषद, ठीक है, जहाँ पे द्विसदन होते हैं, द्विसदनीय विधायिका होती है जहाँ पे आप समझ सकते हो ये विधान परिषद और विधानसभा, ये 2 टाइप्स की होती हैं जिनमें अंतर आपको लिखना है। तो जाहिर सी बात है लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं लिख सकते तो बाकी तो आंसर प्रोवाइड ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संसद की संरचना क्या होती है, तो वही है लोकसभा राज्यसभा के बारे में इसमें लिखना है कि संसद क्या है। ठीक है, इसके अलावा 27वां अगर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए क्या लिखा है कि संघवाद की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो संघवाद की मुख्य विशेषता क्या होगी। जाहिर सी बात है संघवाद जिसमें हम अपने देश में पढ़ते हैं कई सारे राज्यों को मिलाकर हमारा देश का निर्माण हुआ है, और जहाँ पे केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है, दोनों के काम भी डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूत केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार कम मजबूत होती है जो अपने राज्य के लिए देखती है। ये सारा चीज करके लिख सकते हो।
सब आएगा आप लोग को, मुझे पक्का पता है कि आप लोग को याद आ रहा होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 257 की अगर मैं बात करूं तो ये उस चीज से रिलेटेड है कि राज्य अगर कोई भी कार्य करेगी तो अपने इंडिविजुअल तरीके से करेगी, उससे केंद्र से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो राज्य होगी वो कोई भी कार्य करेगी तो उसमें केंद्र सरकार ध्यान देगी कि वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है। हालांकि काम दोनों का अलग अलग होता है, बट वो ध्यान दे सकती है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि आप आंसर प्रोवाइड करूंगे उसमें आप चीजों को कर लीजिएगा। अब समझते हैं मैप वाले क्वेश्चन। तो इसमें देखिए भारत के दिए गए मानचित्र में ABCD ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदनीय विधान मंडल है। अब यहाँ पे समझिए इसको, सिंपल सी बात है, आपके सामने ये मैप के क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये चीज अपने आंसर शीट पे बना लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, आपको एक एक को पहचाना है। जैसे ए जो लिखा हुआ है ये उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे आप ए लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा उत्तर प्रदेश। बहुत ही इजी मैप दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बी क्या है, तो बी है कर्नाटक, तो यहाँ पे आप बी लिखिए, यहाँ लिख दीजिए कर्नाटक, ठीक है। इसके अलावा सी क्या है और डी क्या है, तो सी की अगर मैं बात करूं तो सी हो गया आपका महाराष्ट्र, डी की बात करूं तो डी हो गया तेलंगाना। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। आप समझते हैं बड़े क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन। तो देखिए भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें मैंने बहुत ही डीपली लिखवाया हूँ, जो कि मेरे नोट्स में सारा चीज दिया ही हुआ है, तो आप वहां से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। हालांकि सुधारों की अगर मैं बात करूं तो सुधार में थोड़ा सा और वोटिंग प्रणाली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जो आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो चुनाव में लोग लालच दे देते हैं, दारू शराब सिगरेट पैसों का लालच दे देते हैं, या फिर समुदाय को लेकर भड़का देते हैं कि मैं तुम्हारे कास्ट का हूं, मैं तुम्हें ज्यादा वो करूंगा, उनको करूंगा, ये वो। तो ये इन सभी चीजों में सुधार होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज करके लिख सकते हो। इसके अलावा भारतीय संसदीय चुनाव में कौन से चुनाव पद्धति अपनाई गई है, तो सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली अपनाई गई है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था चुनाव प्रणाली 2 टाइप्स की होती है, सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली। इसमें से समानुपातिक अपनाई नहीं गई है बल्कि सर्वाधिक अपनाई गई है, तो सर्वाधिक के बारे में जिक्र करना है, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आगे समझते हैं राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकारों को बात कीजिए। 3 विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है आपातकाल की शक्ति इसके पास है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री को चुनने की शक्ति इसके पास है, ठीक है। और चुनने का मतलब ये नहीं कि पूरा वही चुनेगा अकेले, नहीं, वो अपना वोट देकर लास्ट में किसी एक को चुनेगा, ये, ठीक है। इसके अलावा भी पॉकेट वीटो इसके पास है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे प्रमुख होता है, कोई भी कानून तभी बनेगा जब ये साइन करे। तो इस तरीके से इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की कोई 3 भूमिकाएं बताइए। तो जाहिर सी बात है जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो मुख्य होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। राज्य का पूरा, देश का पूरा कार्य जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो केंद्र में दिखाई देने वाला जो चेहरा होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, और कोई भी डिसीजन इन्हीं के द्वारा होता है। और लास्ट डिसीजन तो राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन लागू कौन करता है, यही करते हैं। तो ये सारा चीज है, इस तरीके से आप कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, बट आप नोट्स आपको मिल जाएगा तो वहां से इजीली कर पाओगे। और इसके अलावा संविधान निर्माण प्रक्रिया कैसे है, तो इसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उसके सभा कैसे बनी थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, कितना दिन लगा था, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, इन सभी चीज के बारे में आप लिखोगे। इसके अलावा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए, यानी कि मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता है ना उसके बारे में बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और कैसे कोई व्यक्ति इस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा, पूरा अच्छे से डिफाइन करके लिखना है, जो कि 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो यही आपका पूरा जो पेपर है यही है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सैंपल पेपर को आप कर लेते हो तो काफी हद तक के जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया ना तो ये मान लीजिए पिछले साल जितने बच्चों ने किया था सबको बेनिफिट पता था कि विकास स्टडी पॉइंट ने जो सैंपल पेपर कराया है उसमें कितना दम है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इसको कर लिया तो काफी हद तक के क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। जिसको भी इसका नोट चाहिए, जिसको भी इसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। हाँ, एक तरीके से और मैं बता दूं, जो नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे सारा चीज आपको मिलेगा, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करेंगे तभी मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।